हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद डीएस राजपूत में आपका स्वागत है। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 का 5 लेक्चर। ठीक है ना, 4 लेक्चर मैं आपको बता चुका हूं और आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो आपका 5 लेक्चर है, 5th लेक्चर है। और इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं सेल की। ठीक है ना, तो सेल आपने देखी होगी, यूज भी की होगी, घड़ी में है, टॉर्च में है, ये सब सेल होते हैं। अगर हम सेल को फोड़ेंगे ना तो उसमें एक केमिकल सा निकलता है, ये भी देखा होगा आपने। तो होता क्या है कि सेल के अंदर जो है ना रासायनिक ऊर्जा होती है। सेल के अंदर क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। और वही रासायनिक ऊर्जा को हम किस में बदल लेते हैं? विद्युत ऊर्जा में। या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं सेल एक ऐसी युक्ति है, सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है ना। अब सेल 2 प्रकार के होते हैं। सेल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो सबसे पहला होता है प्राथमिक सेल। सबसे पहला सेल कौन सा होता है? प्राथमिक सेल। और दूसरा होता है द्वितीयक सेल। ठीक है ना। तो प्राथमिक सेल क्या होते हैं? प्राथमिक सेल क्या होते हैं? प्राथमिक सेल जो है ना आपके, वो ऐसे कह दो कि यूज एंड थ्रो मान लो। जो मतलब ये हुआ कि उनको हम यूज करके एक ही बार उसको यूज कर सकते हैं, हम उनको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। वे सेल जो सीधे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं और हम उनको दोबारा से आवेशित या चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो प्राथमिक सेल कहलाते हैं। प्राथमिक सेल में होते हैं आपके लेक्लांसी सेल, डैनियल सेल और शुष्क सेल। प्राथमिक सेल में कौन कौन से हैं? लेक्लांसी सेल, डैनियल सेल और शुष्क सेल। और द्वितीयक सेल क्या होते हैं? द्वितीयक सेल जैसे बैटरी है मोबाइल की, तो उसको हम बार बार चार्ज करके यूज करते रहते हैं। तो द्वितीयक सेल ऐसे होते हैं ना, वे सेल जो पहले विद्युत ऊर्जा को किस में बदल लेते हैं? रासायनिक ऊर्जा में, मतलब अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है ना। फिर जरूरत पड़ने पर वही रासायनिक ऊर्जा हम किस में बदल लेते हैं? विद्युत ऊर्जा में। मतलब ये हुआ उनको हम बार बार चार्ज करके यूज कर सकते हैं, तो वो द्वितीयक सेल कहलाते हैं। ठीक है ना। द्वितीयक सेल जो होते हैं ना आपके, वो होते हैं आपके वे सेल जिनमें विद्युत ऊर्जा को पहले रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर संचित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। द्वितीयक सेल में एक एग्जांपल अपन लोग लिख सकते हैं, सीसा संचायक सेल। कौन सा सेल? सीसा संचायक सेल। ओके, इस हिसाब से। अब यहां देखो सेल क्या है? सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। सेल 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल कौन कौन से? लेक्लांसी सेल, डैनियल सेल और शुष्क सेल। इनको हम दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते। और द्वितीयक सेल क्या होते हैं? सीसा संचायक सेल। इनको हम दोबारा से चार्ज कर सकते हैं और फिर इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर इसकी बात करते हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल। ओके, विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है? विद्युत वाहक बल क्या है उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो विद्युत वाहक बल में जैसे मान लो सेल आपने देखा होगा, ऐसे ही थोड़ा सा मैं रफली बना रहा हूं। जैसे एक बर्तन होता है और उसमें 2 छड़ डूबे रहते हैं केमिकल में। इसमें अंदर केमिकल भरा होता है। ठीक है ना। और ये जो छड़ होते हैं ना, इनको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इलेक्ट्रोड होते हैं। ये क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रोड। ओके, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। ठीक है ना। इस हिसाब से ये प्रतिरोध आर बाहर की तरफ, ये इसके टर्मिनल भी बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? टर्मिनल। देखे होंगे आपने सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस। प्लस माइनस उसमें लिखे होते हैं स्पष्टली, तो आप उनको देख सकते हो। तो जैसे ये सेल है, ठीक है ना, यहाँ प्लस है और यह माइनस है। तो अगर हम सेल से करंट ना लें, ध्यान से सुनना मेरी बात को, सेल से करंट ना लें। पहली बात तो ये समझ लो कि विद्युत वाहक बल कोई बल नहीं है, किसी भी प्रकार का ये बल नहीं है। ये है क्या?
ये है आपका विभवांतर। क्या है ये आपका विभवांतर। ओके, विद्युत वाहक बल किसी भी प्रकार का कोई बल नहीं है, ये क्या है, ये आपका विभवांतर है। क्या है, विभवांतर, ठीक है ना। तो विभवांतर है तो होगा क्या, आपको पता ही है, विभवांतर दो विभव के बीच का क्या होता है, अंतर होता है। दो कोई भी चार्ज हो, दो कोई आवेशित हो, आवेशित वस्तुएं हो, तो उनके बीच कोई ना कोई विभवांतर होता है। तो ये प्लस है और ये माइनस है। मान लो हमने सेल से कोई करंट नहीं लिया। जब हम सेल से कोई करंट नहीं लेते हैं तो सेल के जो टर्मिनल हैं, ये जो सेल के टर्मिनल हैं प्लस माइनस वाले, जिनको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, सेल के जो टर्मिनल हैं उन टर्मिनलों के बीच, उन टर्मिनलों के बीच जो विभवांतर होता है, जो विभवांतर होता है, उसी को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं, फिर से समझो। जब हम सेल से धारा नहीं लेते हैं तो सेल के टर्मिनलों के बीच उत्पन्न विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है ना। इसको चाहो तो आप लिख सकते हो, सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य लिया गया विभवांतर, सेल के इलेक्ट्रोडों, ये जो सेल के इलेक्ट्रोड है ना, सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य लिया गया विभवांतर, जबकि कोई विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है, अर्थात परिपथ कैसा हो, खुला हो, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब ध्यान दो जरा, ये जो प्लस की प्लेट है ना, इस पे हमने जो विभवांतर है उसको हमने मान लिया V सफिक्स P, सॉरी V सफिक्स प्लस मान लिया, और यहाँ माइनस वाली पे जो विभव है वो V सफिक्स माइनस मान लिया, और इसका विभव माइनस में भी आएगा परिमाण। तो अब विभवांतर कैसे निकाला जाता है, विभवांतर ज़्यादा वाले विभव में से कम वाले विभव को घटाते हैं। तो ये V प्लस ज़्यादा होगा, माइनस वाला V ज़्यादा कम होगा, तो हम इसमें से क्या करेंगे, V प्लस में से क्या माइनस कर देंगे, V माइनस। ठीक है ना। और यहाँ से जो विभवांतर निकल के आएगा वही होगा आपका क्या, विद्युत वाहक बल। वही क्या होगा, विद्युत वाहक बल। और विद्युत वाहक बल को आप चाहो तो कैपिटल E से दर्शा सकते हो, कहीं कहीं इसको स्मॉल e से भी दर्शा देते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। और कुछ किताबों में इसको ऐसे भी दर्शा देते हैं। ठीक है ना। तो बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या, विद्युत वाहक बल। आई थिंक आपको समझ गए होंगे विद्युत वाहक बल क्या है। जो सेल के जो इलेक्ट्रोड हैं, सेल के जो इलेक्ट्रोड हैं, इनके बीच उत्पन्न विभवांतर कब, जब हमने सेल से कोई धारा नहीं ली है, तब जो है ना इन दोनों से इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत वाहक बल। ओके। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं, और आपको पता ही इस सिचुएशन में सेल का कोई भी विभव जो है ना, कोई भी इस अवस्था में कोई भी विभव पतन नहीं होता है। और इसका मात्रक क्या होगा, अब आपको पता ही कि भाई विभवांतर है तो इसका मात्रक वोल्ट ही होगा, क्योंकि विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विमा बतानी हो तो जो विभवांतर की विमा हमने तुम्हें तीसरे चैप्टर में बताई थी वो लिख लेना। ठीक है ना। चाहो तो मैं लिख ही दे रहा हूँ, ml² t माइनस, इसकी विमा हो जाएगी ml² t माइनस 3 a माइनस 1, ये इसकी क्या हो गई, विमा हो गई। ओके। किसकी, विद्युत वाहक बल की। विद्युत वाहक बल कोई बल नहीं है, क्या है ये, विभवांतर है। ठीक है ना। फिर इसके बाद बात करते हैं अपन सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है ना। नोट्स वगैरह आपके पास है ही, और पूरा सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ ऑफलाइन। अब लॉकडाउन की वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही हैं आपकी, इसीलिए मैं एक बार फिर से कंटिन्यू एंड तक कर दूंगा। आप इसको घर पे देखते रहें और हेल्प करते रहें, हमारी भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, अपने दोस्तों वगैरह को जोड़ें इस चैनल से। और अभी मेरे ख्याल से हो सकता है कि ज़्यादा समय मिल जाए और हो सकता है कि नहीं भी समय मिले। ये दिमाग से निकाल देना कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, ये तो बिल्कुल भी निकाल देना दिमाग से। एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो मई एंड पे हो या जून स्टार्टिंग में हो या जून एंड पे हो, चाहे जुलाई में ही क्यों ना हो, बट एग्ज़ाम
होंगे और आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। कुछ बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, उनको लग रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऐसे ही पास कर दिया जाएगा, तो ये उनकी भूल है। पढ़ना स्टार्ट कर दो, फायदे में रहोगे, ठीक है ना। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, तो आपको बता दें कि अगर हम सेल से कोई भी बल्ब वगैरह जलाते हैं ना, तो सेल के बाहर जो करंट फ्लो होता है ना, वो प्लस से माइनस, प्लस है ना, ये प्लस से माइनस की ओर होता है। सेल के बाहर जो करंट फ्लो होता है वो प्लस से माइनस की ओर होता है, बट सेल के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो माइनस से प्लस की ओर, उल्टा, ये प्लस से माइनस की ओर और अंदर जो है ना माइनस से प्लस की ओर। अब आपको पता ही है कि करंट जब बहता है ना, तो प्रतिरोध का काम क्या होता है, प्रतिरोध का काम होता है करंट के, धारा के मार्ग में रुकावट डालना, ठीक है ना। तो सेल के अंदर जो करंट बह रहा है ना माइनस से प्लस, उस करंट के मार्ग में, उस धारा के मार्ग में जो रुकावट आती है उसको सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, उसको सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, और इसको स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। मात्रक वगैरह सब यही होते हैं। फिर अब इसके बाद अपन बात करते हैं सेल की टर्मिनल वोल्टता, सेल की टर्मिनल वोल्टता, सेल की टर्मिनल वोल्टता, ठीक है ना, इस हिसाब से। तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या है, सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या है समझो, वही जो विद्युत वाहक बल है वही सेल की टर्मिनल वोल्टता है, बस थोड़ा सा चेंजमेंट है। वो थोड़ा सा चेंजमेंट क्या है, जब हमने आपको विद्युत वाहक बल पढ़ाया था तो हमने आपको क्या बताया था, जब हमने आपको विद्युत वाहक बल बताया था तो हमने आपको बताया था कि जो सेल के जो इलेक्ट्रोड हैं इनके बीच में जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है, उसी विभवांतर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल। लेकिन कब, जब सेल से कोई करंट ना लें, जब हम सेल से कोई करंट ना लें तब है ये, ठीक है ना। बट अगर मान लीजिए कि अगर हम सेल से करंट लेना स्टार्ट कर दें, मतलब सेल में कोई इंस्ट्रूमेंट जोड़ दें, मान लो बल्ब है, बल्ब जोड़ दोगे ना तो सेल से करंट आने लगेगा और बल्ब जलने लगेगा, ठीक है ना। तो अगर हम सेल से करंट ले लें तो उस सिचुएशन में ये जो इलेक्ट्रोड हैं इनके बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होगा तो उसको बोलते हैं सेल की टर्मिनल वोल्टता। उसको क्या बोलते हैं, सेल की टर्मिनल वोल्टता। फिर से समझो, विद्युत वाहक बल कब, जब सेल से धारा ना लें, सेल से करंट ना लें, और सेल की टर्मिनल वोल्टता कब, जब सेल से करंट ले लें। मतलब यहाँ पे परिपथ बंद, बंद मतलब स्विच ऑन होना चाहिए, और यहाँ पे परिपथ खुला, खुला मतलब स्विच ऑफ होना चाहिए, ठीक है ना। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सेल जब चार्ज हो रहा है तो क्या सिचुएशन आएगी, और सेल की टर्मिनल वोल्टता के हिसाब से अपन लोग करंट सेल से कितना मिलेगा वो भी हम लोग यहाँ से डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें से कुछ नोट करना हो तो नोट कर लो जल्दी से। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर हम सेल से करंट लेते हैं तो हमें कितना करंट मिलेगा और कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हम मान लें कि भाई यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमने क्या मान लिया, आंतरिक प्रतिरोध हमने मान लिया स्मॉल r, ठीक है ना, और तथा प्रवाहित धारा क्या मान लें, प्रवाहित धारा कितनी मान लें भाई, कैपिटल I मान लें, ठीक है ना, प्रवाहित धारा कैपिटल I मान लें। तो विभवांतर कितना हो जाएगा, वही वाला विभवांतर जब सेल से धारा लेते हैं उसको क्या बोलते थे, सेल की टर्मिनल वोल्टता। तो विभवांतर कितना हो जाएगा भाई, विभवांतर हो जाएगा, ये तो विद्युत वाहक बल था कब, जब सेल से धारा नहीं ले रहे थे, और जब सेल से धारा ले लेंगे तो कितना वोल्टेज ड्रॉपेज होगा, तो वोल्टेज क्या होता है V बराबर आई आर, आई करंट और R प्रतिरोध, प्रतिरोध कितना अपना आंतरिक स्मॉल r, तो ये इसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है ना। विभवांतर को अगर अपन V से दर्शा दें, और ये क्या बताए थे हम आपको E, ये क्या था विद्युत वाहक बल, तो V बराबर हो जाएगा E माइनस आई आर। अगर ओम का नियम लगाएंगे यहाँ पे, या लिख दो चाहो तो ओम के नियम से, तो V बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, आई आर। यहाँ लगाओ, R प्रतिरोध है वो जो हमने बल्ब लगाया है ना उसका, जो भी लगाओ, टीवी फ्रिज कूलर पंखा जो भी XYZ आप यूज कर रहे हैं ना उसका जो प्रतिरोध है उसको बोलते थे R। ये माइनस का आई आर इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा
यहां से आई कॉमन ले लो, तो यहां से फिर आई कितना आ जाएगा आपका ई बटे आर प्लस आर। तो सेल से इतनी धारा हम लोगों को मिलेगी, ठीक है ना, सेल से इतनी धारा हम लोगों को मिलेगी। कोई दिक्कत है क्या? और अगर मान लो हमें आई मैक्सिमम करनी है, अगर मान लो हमने जो प्रतिरोध लगाया उसका मान 0 है, तो हमें प्रवाहित धारा कैसी मिलेगी? मैक्सिमम मिलेगी। और वो कितनी होगी? ई बटे आर। कितनी होगी? ई बटे आर। ओके, नोट कर लो इसको, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं, अगर हम सेल को चार्ज करें, सेल को क्या करें? चार्ज करें या डिस्चार्ज करें। तो एक पहली कंडीशन है, इसको बोलते हैं निरावेशन। क्या बोलते हैं? निरावेशन का मतलब समझते हो? निरावेशन का मतलब होता है सेल डिस्चार्ज हो रहा है, हम उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कभी भी सेल, जैसे मान लीजिए कि सेल का सिंबल क्या होता है, सेल का सिंबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सेल का सिंबल बनाने के लिए हम लोग करते हैं, एक बड़ी लाइन बनाएंगे, एक छोटी लाइन बनाएंगे। बड़ी लाइन होगी प्लस की, छोटी होगी माइनस की। सेल के पास जो प्रतिरोध लगाते हैं वो इसको आंतरिक प्रतिरोध होता है सेल का, और सेल के नीचे जो ई लिखते हैं वो सेल का विद्युत भागबल होता है। विद्युत भागबल को कई बुक में वी से भी दर्शाते हैं, क्योंकि वी विभवांतर होता है और विद्युत भागबल भी एक तरह से विभवांतर ही होता है, ठीक है ना। तो कभी भी जैसे मान लीजिए कि सेल डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि हम सेल से करंट ले रहे हैं। डिस्चार्ज का मतलब डिस्चार्ज तभी तो होगा जब हम करंट लेंगे। तो जब कभी भी सेल से करंट लोगे ना, तो आप ऐसे बनाना एरो, प्लस से करंट निकलेगा और माइनस पे एंटर होगा, प्लस से करंट निकलेगा और माइनस पे एंटर होगा, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम यहाँ ए मान लें और यहाँ पे क्या मान लें? बी मान लें, तो वी सफिक्स ए बी यानी कि विभवांतर क्या होगा? ई माइनस आई आर। याद रखना है, इसको काम की चीज है। अगर सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो वी बराबर ई माइनस आई आर। अगर हम इसको चार्ज कर रहे हैं, अगर हम सेल को क्या कर रहे हैं? चार्ज। चार्ज करने को बोलते हैं हिंदी में आवेशन। क्या बोलते हैं? आवेशन, ठीक है ना। तो अगर हम चार्ज कर रहे हैं सेल को, तो ध्यान देना हमेशा ये प्लस और ये माइनस, इसका विद्युत भागबल ई, इसका आंतरिक प्रतिरोध आर। अगर हम सेल को चार्ज कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो प्लस से करंट निकला था और यहाँ प्लस पे करंट एंटर होगा और माइनस पे निकलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो सेल होगा वो चार्ज होगा, ठीक है ना। क्या होगा? चार्ज होगा। तो जब सेल चार्ज होता है तो हम लोग यूज करते हैं V इक्वल टू ई प्लस आई आर। V इक्वल टू ई प्लस आई आर। इसमें V जो होता है ना, V ये होती है आपकी, सॉरी जो E होता है ना, E ये होता है विद्युत भागबल, और ये जो V होती है ना, ये होती है टर्मिनल वोल्टता। ये क्या होती है? टर्मिनल वोल्टता। एक नंबर में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं, क्या किसी सेल की टर्मिनल वोल्टता विद्युत भागबल से ज्यादा हो सकती है? यस। कब? जब सेल चार्ज हो रहा है। ये देखो प्लस है, यहाँ पे टर्मिनल वोल्टता विद्युत भागबल से कम है और यहाँ पे टर्मिनल वोल्टता विद्युत भागबल से ज्यादा है। तो एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कभी किसी सेल की टर्मिनल वोल्टता उसके विद्युत भागबल से ज्यादा हो सकती है? तो आपको करना है यस। और कब हो सकती है? वो तब हो सकती है जब हम सेल को क्या करें? चार्ज करें। सेल को क्या करें? चार्ज करें, ठीक है ना। तो आई थिंक इतना समझ में आया होगा आपको। अब हम लोग बात करते हैं सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन। अब हम लोग बात करते हैं सेलों के संयोजन की, ठीक है ना। तो सेलों का संयोजन, हमने इससे पहले प्रतिरोधों का संयोजन करवाया था और हमने ये भी बताया था कि संयोजन किसी का भी हो, दो प्रकार के करते हैं संयोजन। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन, ठीक है ना। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? जिसमें हम प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस जोड़ते चले जाते हैं, वो होता है श्रेणी क्रम संयोजन। और जो प्लस प्लस जिसके एक साइड कर दो, माइनस माइनस जिसके एक साइड कर दो, वो होते हैं आपके समांतर क्रम संयोजन, ठीक है ना। तो अब आप ऐसे समझो कि ये संयोजन हम कर क्यों रहे हैं। तो आपने देखा होगा बैटरी टॉर्च वाली देखिए, उसमें 2-3 सेल पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं? 2-3 सेल। वो श्रेणी क्रम संयोजन होता है। वो क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन। अगर हमें ज़्यादा वोल्टेज यूज करना है, बढ़ा के यूज करना है वोल्टेज, लोड ज़्यादा लेना है तो श्रेणी क्रम लगा दो। लोड ज़्यादा नहीं लेना है, ज़्यादा टाइमिंग लेनी है तो समांतर क्रम लगा दो। बात समझिए ना, इस हिसाब से।
तो अब अपन बात करते हैं श्रेणी सेलों का संयोजन। सबसे पहले अपन बात करते हैं सेलों का संयोजन। ओके, तो नंबर 1 में हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है आपको पता ही है। श्रेणी क्रम संयोजन जो है ना आपको पता ही है, प्लस माइनस ऐसे करके हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की। श्रेणी क्रम संयोजन में हम लोग क्या करते हैं, पहले एक चित्र बना लेते हैं, ठीक है ना। तो कैसे बनाते हैं समझो। एक सेल ये ले ली, ठीक है, प्लस माइनस, इसका विद्युत भागफल हमने मान लिया E1 और इसका आंतरिक प्रतिरोध मान लिया R1। क्या मान लिया। फिर एक सेल और ले ली हमने यहाँ पे, ठीक है ना, इसका प्रतिरोध हमने मान लिया, इसका विद्युत भागफल मान लिया E2 और इसका आंतरिक प्रतिरोध मान लिया R2, ठीक है ना। ये देखो प्लस माइनस जुड़ रहे होंगे, देखो सही से प्लस माइनस जुड़ रहे हैं ना। अब यहाँ देखो ये जो श्रेणी क्रम में लगी है ना, प्लस माइनस, ये श्रेणी क्रम हो गया इनका। और जैसे हमने इनका श्रेणी क्रम किया तो बाहर हमने कोई चीज़ यूज करने के लिए लगा दी, तो हमने एक प्रतिरोध लगा दिया, ठीक है ना। एक प्रतिरोध हमने लगा दिया कैपिटल R। ओके, यहाँ पॉइंट मान लिया हमने A, यहाँ पॉइंट मान लिया हमने, यहाँ पे मान लिया B और यहाँ पे मान लो C। अब यहाँ देखो A और C की बात करें, ठीक है ना, A व C के मध्य विभवांतर, या टर्मिनल वोल्टता भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, टर्मिनल वोल्टता भी लिख सकते हो। अब यहाँ देखो A व C के मध्य विभवांतर निकालना है, ये A है और ये C है, ठीक है ना। तो आप इसको V सफिक्स AC लिख सकते हो और यहाँ VA माइनस VC। विभवांतर हमेशा कैसे निकाला जाता है, ज़्यादा विभव में से कम विभव घटाते हैं। अब आपको पता कैसे पता चला कि सर VA ज़्यादा है VC कम है। A पॉइंट प्लस से जुड़ा है, C पॉइंट इसके माइनस से जुड़ा है। अब आप कहोगे सर इसके तो प्लस से जुड़ा है, वो बाद की बात है, पहले हम इनके बीच की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब विभवांतर कैसे निकालोगे, आपको पता है अभी अभी निकाला था आपने, टर्मिनल बोलता है V बराबर E माइनस IR। तो तार तो एक ही है ना, तो करंट तो वही सेम ही आएगा, I करंट तो सेम ही आएगा। श्रेणी क्रम में कल भी उस दिन भी बताया था करंट सेम होता है I, तो I चेंज ही नहीं होगा। पहली सेल की बात कर रहे हैं तो विद्युत भागफल E1 होगा और आंतरिक प्रतिरोध R1 होगा। तो इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, फिर इसके बाद अपन बात करते हैं C तथा B के मध्य विभवांतर। ओके, चलो अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है V सफिक्स CB इज इक्वल टू हो जाएगा आपका VC माइनस VB। अब C इसके प्लस से जुड़ा है और B माइनस से, तो C पे विभव ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका VCB इज इक्वल टू हो जाएगा आपका E2 माइनस IR2, E2 माइनस IR2। इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं दिख रहा है ना आपको, हाँ। अब इसके बाद अपन बात करते हैं टोटल चाहिए हमें A व B के मध्य, ठीक है ना। क्या चाहिए, A व B के मध्य। तो यहाँ लिख देते हैं अतः A व B के मध्य विभवांतर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका VAB, ये हो जाएगा VAC प्लस VCB। तो VAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VA माइनस VC प्लस VC माइनस VB। आपको पता है देखो VC और VC कट जाएंगे, काटने नहीं बता रहे हम आपको, बचना क्या है VA माइनस VB, तो वही तो बचाना है हमें। इसकी वैल्यू रख दो, ये हो जाएगी E1 माइनस IR1 और इसकी वैल्यू रख दो E2 माइनस IR2,
ठीक है, ये हो जाएगा आपका वी ए बी। ओके, अब यहाँ क्या करो, विद्युत वाहक बल एक साइड कर लो। देखो E1 E2 दिख रहे हैं ना आपको, E1 E2 आपको दिख रहे हैं ना, तो E1 E2 आगे कर लो, E1 प्लस E2 ऐसे कर लो, और दूसरे वाले में से माइनस का I निकाल दो कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका R1 प्लस R2। इसको इक्वेशन नंबर डाल दो 3rd, ठीक है ना। हाँ, अब हमें देखो, अगर हम इसी चित्र को अगर हम एक तुल्य बैटरी के हिसाब से माने, बैटरा, जैसे मान लो 2 सेल लगा दिए ना हमने, तो एक बड़ा सा बैटरा मान लो कि बड़ा सा बैटरा बनेगा, 2 सेल मिला के बड़ी सी बैटरी बनेगी, ऐसे समझो, ठीक है ना। तो बड़ी सी बैटरी बनेगी, तो हम उसको चित्र को ऐसे बना सकते हैं कि ये बैटरी बन गई एक सिंगल, ठीक है ना। और इसके विद्युत वाहक बल को हमने क्या मान लिया, E इक्विवेलेंट, मतलब तुल्य विद्युत वाहक बल, और इसके आंतरिक प्रतिरोध को मान लिया हमने R इक्विवेलेंट, और ये जो आपने बाहर प्रतिरोध जोड़ा था ना, ये ऐसा ही जोड़ा रहेगा R, ठीक है ना। ये A था, C अंदर समा गया इसमें, और ये B। ओके, ये मतलब इस चित्र को हम ऐसे भी बना सकते हैं, एक टोटल बैटरी की तरह। ये 2 सेल थे, अब ये एक बैटरी बन गई, ठीक है ना। चाहो तो इसको आप बैटरी अगर बनानी है, अगर आप सोचो कि सर ये तो सेल का ही सिंबल बना दिया, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे। तो बहुत खास बात नहीं है, वो एक ही बात है, समझ जाओगे आप, ठीक है ना। तो ये बैटरी आ गई। अब इसकी वजह से अगर हम कोई इक्वेशन बनाएं, यही वाली, ठीक है ना, तो ये निकल के आएगा आपका वी ए बी बराबर आ जाएगा E इक्वलेंट माइनस आई R इक्वलेंट। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 4। अगर हम 3 और 4 का कंपेयर करें, 3 और 4 का क्या करें, कंपेयर करें, ठीक है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 3 व 4 से, तो E इक्वलेंट कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा E1 प्लस E2। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 5। और R इक्वलेंट कितना निकल के आएगा, R1 प्लस R2। इसको इक्वेशन नंबर 6। कोई दिक्कत है क्या? अब आप खुद ही सोच के देखो, E1 और E2 विद्युत वाहक बल के 2 सेल हम लोगों ने श्रेणी क्रम में जोड़े थे। अब इनका टोटल विद्युत वाहक बल कितना निकल के आ गया, E1 प्लस E2, यानी कि दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल जुड़ गए। तो दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल जुड़ गए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत वाहक बल बढ़ गया। विद्युत वाहक बल बढ़ गया मतलब ये हुआ कि वोल्टेज बढ़ गया। वोल्टेज बढ़ गया मतलब ये हुआ कि अगर हमें ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत है, अगर हमें ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत है तो कौन सा क्रम करेंगे हम लोग, श्रेणी क्रम करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ तो फिलहाल हमने 2 सेल जोड़े थे। ओहो, कोरू हो गया। क्यों भाई, कोरोना से प्यार से लोग क्या कहते हैं, कोरू। अब यहाँ देखो, अगर हमने यहाँ 2 सेल लिए और अगर हम n सेल ले लें, कितने सेल ले लें, n सेल। यदि n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, ओके, तो वही E इक्वलेंट कितना आ जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 प्लस En। R इक्वलेंट कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn, ठीक है ना। तो ये हो गए अपने टोटल रिजल्ट। अब हमें करंट कितना मिलेगा, जैसे मान लो सेम सेलें ऐड करें, कितनी कैसी सेलें ऐड करें, सेम सेलें अगर हम ऐड करें, ठीक है ना। जैसे बैटरी देखी होगी टॉर्च वाली, वो देखिए टॉर्च देखिए, उसमें एक जैसी सेल तो अंदर डालते हैं 3 या 2 या 4, एक जैसे होते, ऐसे थोड़े अलग अलग होते हैं, एक जैसी सेल डालते हैं, तो सबके विद्युत वाहक बल क्या होंगे, सेम होंगे, और सबके आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यदि सभी सेल कैसे हों, समान हो, यदि सभी सेल कैसे हों, समान हो, ठीक है ना। यदि सभी सेल समान हो, ठीक है ना, तो E1 बराबर E2 बराबर E3 बराबर डॉट 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 बराबर En, यानी सभी विद्युत वाहक बलों क्या मान लिया हमने, E, और R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर डॉट 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 बराबर Rn बराबर क्या मान लिया, R मान लिया, ओके, इस हिसाब से। अब यहाँ देखो, ये हो गया। अब यहाँ पे रखो E इक्वलेंट, तो
ई इक्वलेंट कितना आ जाएगा, ई प्लस डॉट 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 प्लस ई, एन पदों तक, कहाँ तक, एन पदों तक, एन पदों तक इसको जोड़ोगे तो फिर टोटल विद्युत भागफल कितना आ जाएगा, एन ई। इसी प्रकार आर इक्वलेंट कितना आ जाएगा, एन आर। और करंट अभी भी तुम्हें बताया था, आई बराबर क्या होता है, ई बटे आर प्लस आर, यही तो बताया था, करंट इतना मिलता है किसी सेल से। ई की जगह क्या लिखोगे, ई इक्वलेंट, आर की जगह क्या लिखोगे, आर इक्वलेंट। तो आई कितना हो जाएगा, ई इक्वलेंट का मान कितना है, एन ई, इक्वलेंट का मान कितना है, एन ई, और इसका एन आर। तो जो हो गया कि श्रेणी क्रम में हमें इतना करंट मिलेगा, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन से हमें इतना करंट मिलेगा, और ये इसका विद्युत भागफल है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है टोटल। अब बताओ कोई भी सिंगल दिक्कत हो तो बताओ, देख लो इसको जल्दी से एक बार, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। समांतर क्रम बच गया है आपका, और विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति बच गई है। ये तीनों टॉपिक जो है ना अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही हम आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करा देंगे। फिर अपन स्टार्ट करेंगे 6th चैप्टर। और दूसरी चीज, अनसॉल्व स्टार्ट और करने वाले हैं। अनसॉल्व जो है ना यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। अनसॉल्व क्या होता है कि अपने यहाँ अनसॉल्व बुक आती है एक यूपी बोर्ड में, तो उससे कई सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो हम अनसॉल्व पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। अनसॉल्व जो होती है ना अपने पास, उसका सॉल्व्ड पेपर हम निकालेंगे सबके लिए, यूपी बोर्ड वालों के लिए। तो आपको रिस्पॉन्स देना, अगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा सिस्टम, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि हम अनसॉल्व पेपर स्टार्ट करवाएं तो आप कमेंट कर देना। और लाइव क्लासेस के लिए तो किसी ने कमेंट किया नहीं, एक कमेंट आया, एक कमेंट से नहीं, और भी बच्चे जुड़े तब हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप 20-30 बच्चे जुड़ जाएंगे ना तो मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट कर लूँगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है क्या, बोलो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शेयर तो कर ही दें, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।